आज सुबह जिम जा रहा था तो रास्ते में गन्ने का जूस पीने का मन कर गया। 50 रुपए वाला ग्लास बनवा तो लिया, पर आधे ग्लास से ज्यादा मुझसे पिया ही नहीं गया। तो बाकी का आधा ग्लास मैंने मेरी गाड़ी के फ्यूल टैंक में डाल दिया। तब से जब भी गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसी आवाज आ रही है जनरेटर की साउंड पर अगर तुम अपनी गाड़ियों से प्यार करते हो तो ये वीडियो यहीं रोक दो, क्योंकि इस आदमी ने कसम खाई है इंडिया में इनके परिवार के अलावा और किसी की गाड़ी चलने ही नहीं देंगे। जिस मुहिम में मैं भी इनका साथ देता अगर ये मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा मानते। अभी इंटरनेट पर एक बवाल चल रहा है कि इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को लेकर लोग बोल रहे हैं ये तो गाड़ियों के लिए ठीक नहीं है, ये उसकी माइलेज कम कर देगा, पार्ट्स खराब कर देगा। बट तुम्हें च्यवनप्राश खिलाने की कोशिश भी चल रही है कि नहीं, इससे तो किसानों का फायदा है। देश का वो पैसा जो ऑयल इंपोर्ट पे खर्च होता है वो बचेगा। पर मेरा एक सवाल है कि अगर इतना सारा पैसा बच रहा है तो वो कौन से खड्डे में जा रहा है? इथेनॉल ब्लेंड करने का फायदा तो ये बताया था ना कि 15 रुपए पेट्रोल मिलेगा। 60% इथेनॉल 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। फिर क्रूड ऑयल सस्ता होने और इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद भी पेट्रोल महंगा कैसे हो रहा है? तो अगर तुम भी इस कंफ्यूजन में हो तो इस वीडियो से तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि 100% पेट्रोल तो तुम्हें मिलने से रहा। क्लैरिटी ले लो, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इथेनॉल बनता कैसे है, इससे फायदा किसका है, नुकसान किसका हो सकता है, क्या तुम्हारी बाइक या कार सेफ है, और फ्यूचर में E20, E85 या फ्लेक्स फ्यूल का मतलब क्या है। पहले ये समझो E20 मतलब 20% इथेनॉल बाकी 80% पेट्रोल। सिमिलरली E85 मतलब 85% इथेनॉल 15% पेट्रोल। और अभी रिसेंटली गडकरी जी ने कहा है, कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया, 100% इथेनॉल। मतलब अब छोटे मोटे पैक बनाने का झंझट खत्म, गाड़ी को पूरा इथेनॉल नीट ही गटका दो, चाहे गाड़ियों के लीवर में इतना झेलने की कैपेसिटी हो या ना हो। अब ये इथेनॉल क्या होता है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इथेनॉल बेसिकली अल्कोहल है जिसे तुम कोक से मिलाकर पियो तो माहौल भी बन जाएगा। अगर ऐसा किसी ने बोला तो उसको 2 थप्पड़ बजाना। ये अल्कोहल है बट बायोफ्यूल है, जिसे फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, जो गन्ना, चावल या गेहूं जैसी चीजों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसे बायोफ्यूल कहते हैं। मुझे प्लांट बेस्ड प्रोटीन तक पसंद नहीं है, ये प्लांट बेस्ड फ्यूल भी नहीं है। अब गवर्नमेंट से जब भी पूछो ये फ्यूल में इथेनॉल की मिलावट क्यों कर रहे हैं तो ये वही गिने चुने बहाने मारते रहते हैं, कि जिसमें सबसे पहला बहाना है इंडिया अपना ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। सोचो कल सुबह उठते ही पेट्रोल 180 रुपए लीटर हो जाए और तुम कुछ भी ना कर पाओ, ना गवर्नमेंट, ना ऑयल कंपनीज, ना तुम, क्योंकि इंडिया अपना पेट्रोल बनाता ही नहीं, हम सिर्फ खरीदते हैं। और दुनिया में कहीं भी वॉर होती है बिल हमारे सर पर फटता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए थे नितिन गडकरी, एक ऐसा प्लान जिसने कहा पेट्रोल में पेट्रोल कम डालो। शुरू में ये सुनने में बहुत अजीब लगा है, बट अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, इंडिया की इकोनॉमी, फार्मर्स, एनवायरमेंट सब कुछ चेंज हो सकता है, ऐसा इनका क्लेम है। तुम देखो पेट्रोल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये इंडियन इकोनॉमी की धड़कन है। ट्रक, बस, टैक्सी, डिलीवरी, फैक्ट्रीज, फ्लाइट्स सब कुछ इनडायरेक्टली ऑयल पर चलता है। और प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास ऑयल बहुत कम है। हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। अपनी जरूरत का 85% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल हम बाहर से खरीदते हैं। इंडिया में फ्यूल और पेट्रोल प्राइस महंगा हो जाता है और धीरे धीरे सारी बेसिक यूटिलिटीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, यहाँ तुम्हारा दूध, अंडा, ब्रेड सब महंगा हो गया। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्ट प्रेशर आता है और हर साल लाखों करोड़ रुपया देश से बाहर चले जाता है। सो अलग तो फोकस सिर्फ एक था, क्रूड ऑयल पर भारत की डिपेंडेंसी ना के बराबर होनी चाहिए। अगर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला दिया तो उतना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, सिंपल। और वही अगर E85 या E100 आ गया तो आधा गाड़ी में डालना, आधा गन्ने का जूस समझ के खुद गटक लेना। मजाक कर रहा हूँ, गलती से पी मत लेना, खामखा मुझे पुलिस केस में फंसा दोगे। ये एक और झंडू रीजंस देते हैं कि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, और ये झंडू क्यों है ये तुम्हें वीडियो में आगे पता लगेगा। और ये फॉर्मूला बहुत तगड़ा है जो हमेशा चलता है, देश का जवान और देश का किसान बोलकर पूरी जनता का पानी निकाल दो, क्योंकि पता है ना कि इस पर अगर सवाल उठाए तो उसके माथे पर एंटी नेशनल का स्टैम्प मारना सबसे आसान है। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। और ये गडकरी जी का भी सबसे फेवरेट आर्गुमेंट है कि फार्मर जो गन्ना उगाता है उसी से इथेनॉल बनाएंगे, हमारे किसान को एक और बायर मिलेगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो किसान ज्यादा पैसा कमाएगा। अभी ये सुनकर तुम्हें भी लग रहा होगा वाह क्या प्लान है, पर रुक जाओ, पूरी कहानी तुम्हें वीडियो में आगे पता लगेगी। तीसरा रीजन ये देते हैं क्लीनर एनवायरनमेंट। हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली की हवा सडनली टॉक्सिक क्यों हो जाती है? स्टबल बर्निंग। पंजाब और हरियाणा के कई फार्मर्स फसल के रेसिड्यू जलाते हैं क्योंकि उससे डिस्पोज करना सस्ता और फास्ट होता है। रिजल्ट स्मोक, पोल्यूशन, AQI 500 पार, स्कूल्स बंद, हॉस्पिटल हाउसफुल विदाउट टिकट। अब गवर्नमेंट का लॉजिक है उस क्रॉप रेसिड्यू को हम इथेनॉल बनाने में और यूज कर सकें। हालांकि हर तरीके का रेसिड्यू इथेनॉल बनाने में यूज नहीं होता, तो ज्यादातर डिपेंडेंसी हमारी शुगर केन या राइस या कॉर्न, मेन ऐसी फसलों पर ही रहेगी। पेपर पर यह पॉलिसी ऑलमोस्ट फ्लॉलेस दिखती है, पर पॉलिसीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं चलती, ग्राउंड रियलिटी में चलती है। और ग्राउंड रियलिटी हमेशा थोड़ी अलग होती है, क्योंकि हर अच्छे आइडिया के साथ कुछ अनकंफर्टेबल सवाल भी आते हैं। क्या इथेनॉल के लिए इतना शुगर केन उगाना वाटर क्राइसिस को और बढ़ावा देगा? क्या फूड क्रॉप्स को फ्यूल बनाना सही डिसीजन है? और क्या इंडिया सच में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग सस्टेनेबली अचीव कर सकता है, या हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं? और यहीं से इस वीडियो का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर शुरू होता है। अब देखो, अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग इतनी ही परफेक्ट पॉलिसी थी तो दुनिया के सारे कंट्रीज आज 100% इथेनॉल पर
क्यों नहीं चल रहे? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी का असली टेस्ट किताबों में नहीं, ग्राउंड रियलिटी में होता है। और इथेनॉल की कहानी में भी जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उतने ही बड़े सवाल। स्टेप बाय स्टेप देखो, अगर फार्मलैंड का एक बड़ा हिस्सा फ्यूल बनाने में लगने लगे तो फूड प्रोडक्शन का क्या होगा? अगर शुगर केन, कॉर्न या ग्रेन्स की डिमांड फ्यूल कंपनीज भी करेंगी तो नेचुरली उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो उसका इफेक्ट मार्केट में भी दिखेगा। अब यहाँ एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। इंडिया की इथेनॉल पॉलिसी ऑफिशियली कहती है कि प्रायोरिटी फूड सिक्योरिटी को दी जाएगी। इथेनॉल के लिए सरप्लस शुगर, डैमेज्ड ग्रेन्स का यूज किया जाएगा। अब प्रैक्टिकली देखो, जब फ्यूल मार्केट ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा तो फार्मर्स नेचुरली उस क्रॉप की तरफ शिफ्ट करेंगे जहां पैसा ज्यादा मिले। और अगर ये ट्रेंड लार्ज स्केल पर हुआ तो फूड सप्लाई भी इफेक्ट होगी। मतलब हमारी प्लेट में पड़ी सब्जियां, दालें, रोटी सब महंगी होगी। इंडिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल पता है किस क्रॉप से बनता है? शुगर केन। और शुगर केन इंडिया की सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। मुंबई के पास सिर्फ 40 दिन का स्टोर्ड वाटर सप्लाई बचा है। मॉनसून ऑलरेडी डिले चल रहा है, जितनी बारिश पड़नी चाहिए थी वो भी नहीं पड़ी है। इन सब के बीच हमारे मिनिस्टर बोलते हैं 100% इथेनॉल। इंडिया के पास दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन है, लेकिन फ्रेश वाटर सिर्फ लगभग 4%। मतलब 100 लोगों के लिए सिर्फ 22 लोगों जितना पानी है। बाकी के 78 लोग उस तीसरे नलके के नीचे बैठेंगे जो बाबूराव ने उन्हें बनवा कर दिया था। 3 नल लगा देने वाला। ऑलरेडी शॉर्टेज है, अब उस शॉर्टेज में हम एक ऐसी क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा पानी पीती है। इंडिया में टोटल फ्रेश वाटर यूज का लगभग 80 से 90% सिर्फ फार्मिंग में चला जाता है। इंडस्ट्रीज 10% के आसपास पानी पी लेती हैं। घरों में उससे भी कम पानी जाता है। मतलब वाटर क्राइसिस का सबसे बड़ा कनेक्शन फार्मिंग से है। इमेजिन करो, तुम्हारे घर में रोज 100 लीटर पानी आता है, उसमें 80 लीटर पीने और घर के काम के लिए चाहिए, पर तुम डिसाइड करते हो 50 लीटर पानी से गाड़ी धोऊंगा मैं। टेक्निकली ये पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद घर में ही पानी कम पड़ने लगेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है, महाराष्ट्र इंडिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर स्टेट्स में से एक है, बट आज भी वहाँ के कुछ इलाकों में भयंकर सूखा पड़ता है, स्पेशली मराठवाड़ा, विदर्भा के कुछ हिस्सों में। फिर भी यहाँ के लोग शुगर केन बहुत ज्यादा उगाते हैं। अब आई नो तुम्हें लग रहा होगा यार अकुल स्टॉप एग्जैजरेटिंग यार, इतना कितना ही फर्क पड़ जाएगा। तो फैक्ट सुन लो, 1 किलो चीनी के बदले 2000 लीटर वाटर फुटप्रिंट्स लग जाते हैं, और इथेनॉल बनाने में उससे भी ज्यादा। मतलब जिस स्टेट में नहाने धोने को पानी नहीं हो पा रहा है, वहाँ इथेनॉल प्रोडक्शन की प्लानिंग चल रही है। भैया मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है इथेनॉल प्रोडक्शन से, ना मुझे किसी नेपोटिज्म से दिक्कत है। अपने सब बच्चों को करोड़पति बना लो, सिस्टम में करप्शन है ये देश का बच्चा बच्चा जानता है, बट एटलीस्ट पूरे देश को प्यासा तो मत मारो। गाड़ियां खराब होंगी वो एक इशू है, बट आई एम श्योर फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों से वो भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। बट वाटर क्राइसिस को कैसे इग्नोर करने वाले हैं हम? उसका क्या रिजोल्यूशन होने वाला है? आज भी वहाँ के बहुत कम किसान शुगर केन उगाते हैं कंपैरेटिवली, फिर भी एरिया का आधे से ज्यादा पानी वो गन्ना पी जाता है, जिसके चलते बाकी पूरे एरिया में सूखा पड़ता है। आज भी वहाँ लोगों को पीने के पानी के लिए टैंकर्स का इंतजार करना पड़ता है। आज भी वहाँ टैंकर माफिया एग्जिस्ट करता है। अब ऐसे ही इलाके में और शुगर केन उगाने का क्या मतलब है? ब्राजील इस प्लान पर चल पाया क्योंकि इन जनरल वहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है, वहाँ शुगर केन इन जनरल ज्यादा होता है, उनका गन्ना रेन फेड फार्मिंग से ही उगाया जाता है। कई बार मतलब ना उन्हें ट्यूबवेल की जरूरत है ना कनाल्स की, फसल का सारा पानी मानसून की बारिश से मिल जाता है। हमें इरिगेशन पर हेवीली डिपेंड होना पड़ता है। अगर हम पूरे तरीके से E100 फ्यूल पर पहुंचने का प्लान करते भी हैं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना पानी कहां से लाएंगे, इतना लैंड कहां से लाएंगे? ग्राउंड वाटर इतना प्रेशर झेल ही नहीं सकता। अब मान लो हाइपोथेटिकली गवर्नमेंट पॉलिसी सक्सेसफुल हो भी गई, पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ गया, लेकिन तुम्हारी गाड़ी रेडी है। नए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स तो हायर इथेनॉल ब्लेंड्स को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की रोड पर सिर्फ नए व्हीकल्स थोड़ी चल रहे हैं, करोड़ों पुरानी गाड़ियां चल रही है भाई, बाइक्स, स्कूटर्स, उन सबका क्या? अब कंफ्यूजन शुरू होती है, क्या E20 हर व्हीकल के लिए सेफ है? माइलेज कम हो रही है, इंजन पर इफेक्ट पड़ रहा है, फ्यूल होसेस और रबर पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं। माना ऑटोमोबाइल कंपनीज ग्रेजुअली कंपैटिबल इंजन्स लॉन्च कर रही है धीरे धीरे, बट तब तक हमारे पुरानी गाड़ियों को कौन सी खाई से फेंकना है वो तो बता दो। कई लोगों ने माइलेज को लेकर कंसर्न रेज किए, सब एंटी नेशनल। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। पॉलिसी अनाउंस करना एक चीज है, उस पॉलिसी के साथ पूरा ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम को अडेप्ट करना बिल्कुल अलग चैलेंज है, जिसके लिए अभी तो इंडिया कहीं से भी रेडी नहीं दिखाई दे रहा। एक नैरेटिव जो सबसे ज्यादा पुश होता है कि इथेनॉल लाने का मतलब है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। इसके बारे में अगर और अच्छे से जानना है तो यूट्यूब पर सार्थक गोस्वामी की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें दिखाया है बिर्नहाट में क्या हाल है। इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रीज ने कैसे जीना मुश्किल कर रखा है वहाँ पूरे इलाके का। पूरी ग्रीनरी की ऐसी तैसी मार रखी है, तुम्हें दिखेगा उस वीडियो में। क्रॉप उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स लगे, डीजल ट्रैक्टर्स चले, ग्राउंड वाटर यूज हुआ, फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग हुई, स्टीम बनी, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई, टैंकर से ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर ब्लेंडिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरे प्रोसेस में एनवायरमेंट कहाँ बच रहा है ये तो बताओ। इन सबको मिलाकर टोटल कार्बन फुटप्रिंट कितना बनता है इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। ये सब चीजें एक तरफ इशारा करती है कि इथेनॉल जितना ग्रीन फ्यूल दिख रहा है उतना असल में है नहीं। अच्छा एक जोक सुनोगे? गडकरी जी पेट्रोलियम मिनिस्टर है ही नहीं, उनका ये काम ही नहीं है। वो हरदीप सिंह पुरी है जिनका काम है इंडिया का फ्यूल, ऑयल और गैस रेगुलेशन को मैनेज करना। बट गडकरी जी इसमें इसलिए घुसे हुए हैं क्योंकि सेक्सी लग रहा था। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की एक कंपनी है CN एग्रो जो इथेनॉल प्रोडक्शन में डील करती है। इस कंपनी का रेवेन्यू 18 करोड़ से सीधा 523 करोड़ पहुंच गया। कैसे? भगवान की कृपा से। दूसरा बेटा सारंग गडकरी मानस एग्रो के मालिक है, ये भी इथेनॉल का बिजनेस
बिजनेस करती है। ये देख लो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का पिछले कुछ सालों में। कैसे? भगवान की कृपा से। शुक्र है इनके किसी बेटे की प्रोटीन पाउडर की कंपनी नहीं है, वरना तुम्हारी गाड़ी में भी वे प्रोटीन डलवाकर उसे जॉन सीना बना देते। अरे पर रुको, अभी तो तुम्हें किसानों के नाम पर देशभक्ति का चूरन भी तो चटवाना है। तो क्या हो गया अगर तुम्हारी गाड़ी की माइलेज कम होगी तो? यार तुम देश के लिए इतना नहीं कर सकते? तो क्या हो गया अगर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के चक्कर में तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई तो? तुम्हारी गाड़ी भाई खराब ना हो इस चक्कर में मैं अपने बच्चों का करियर ना बनाऊं। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस पर कोई डिबेट नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल हमारी गाड़ियों के लिए कंपैटिबल है ही नहीं। अमेरिका आज तक 15% इथेनॉल से आगे नहीं बढ़ा। जो इथेनॉल प्रोडक्शन आज वहां होता है वो कौन से होता है, जिसको लेकर आज भी डिबेट है कि इस इथेनॉल प्रोडक्शन के चलते वहां कौन की डिमांड बढ़ी, फूड प्राइसेस अफेक्ट हुए। बट इंडिया में अभी से 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए भी फाइल साइन हो चुकी है। ये फाइल नहीं है, ये हमारी गाड़ियों का डेथ वारंट है, क्योंकि इससे फ्यूल लाइंस डैमेज होंगी, रबर सील डैमेज होगी, और एको ने भी बोल दिया है फ्यूल इनकम्पैटिबिलिटी से हुआ कोई भी डैमेज इंश्योरेंस कवर नहीं करेगा। जब आर्ग्यूमेंट करने जाओ तो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। सॉरी बस एक आखिरी बार 100% पेट्रोल दे दो, मुझे इस डब्बे को फूकना है। चला नहीं सकते तो क्या हुआ, जला तो सकते हैं ना। कंपैरिजन के तौर पर बार बार तुमने सुना होगा ब्राजील में 100% इथेनॉल गाड़ियां चलती हैं। वो देश ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है, हमें भी उससे सीखना चाहिए। एंड आई 100% अग्री, हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। ब्राजील दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इथेनॉल इकोनॉमीज में से एक माना जाता है एंड देयर इज नो डाउट इन इट। बट भैया ब्राजील में 1975 से इथेनॉल मिशन चल रहा है। 50 साल की प्लानिंग के बाद आज जाकर वो E100 तक पहुंचे हैं। पहले चड्डी पहनी, उसके बाद पैंट पहनी। हमारी तरह एक टांग चड्डी में और एक टांग पैंट के छेद में फंसाकर नहीं बैठे हैं। यहाँ 2023 से पहले की गाड़ी E20 पेट्रोल भी झेलने लायक नहीं बनी है। मुश्किल से पिछले 5 साल हुए हैं इथेनॉल की बात करते हुए। अब जाकर तो मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी लॉन्च करी है, जिसका अभी मार्केट परफॉर्मेंस किसी को नहीं पता, किसी ने चलाई नहीं है, कितना टाइम नहीं हुआ है अभी इसको ज्यादा, कितनी एफिशिएंट है भगवान जाने। पर दोस्तों हम सब क्या है, एंटी नेशनल है। बाय गॉड, ये मेरा इतना फेवरेट वर्ड बन गया है ना। ब्राजील में ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन हुआ था, पैरेलली गाड़ियां रेडी हो रही थी, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ रही थी। पहले इकोसिस्टम बनाया था वहां के लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो इसे अडॉप्ट करने में। जनता के मुंह पर फेंक कर नहीं मार दिया था कि लोग गाड़ी चलानी है चलाओ, नहीं तो वरना साइकिल से ऑफिस आ जाना। अच्छा अभी तक मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं करी। ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन 21 करोड़ है, हमारी 146 करोड़। पॉपुलेशन डेंसिटी लैंड के कंपैरिजन में ब्राजील की 25 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, इंडिया की 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, 20 गुना ज्यादा। उनके पास पर पर्सन ज्यादा फार्म लैंड है, क्लाइमेट भी अलग है, शुगर केन प्रोडक्टिविटी भी है। मतलब फॉर्मूला सेम हो सकता है पर कंडीशन सेम नहीं है। अब यूरोप को देखो, यहाँ स्टोरी बिल्कुल अलग है। यूरोप ने बायोफ्यूल्स को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने सारी होप इथेनॉल पर भी नहीं लगाई। उनका फोकस डिवर्सिफाई करने पर था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांस्ड बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन, सिंथेटिक फ्यूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर टेक्नोलॉजी को एक डिफरेंट रोल दिया गया था। रीजन सिंपल था, यूरोपियन पॉलिसी मेकर्स का मानना था फ्यूचर सिर्फ एक फ्यूल डिसाइड नहीं करेगा, फ्यूचर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज मिलकर बनाएंगी। आज यूरोप एग्रेसिवली ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, हाइड्रोजन ट्रक्स टेस्ट कर रहा है, एविएशन के लिए सस्टेनेबल फ्यूल्स डेवलप कर रहा है। गौर देना इस वर्ड पे, सस्टेनेबल। हमारा इथेनॉल प्लान कितना सस्टेनेबल है ये आपको सार्थक गोस्वामी की वो डॉक्यूमेंट्री वीडियो में दिख जाएगा। यानी यूरोप में इथेनॉल सोल्यूशन का एक हिस्सा है, पूरा सोल्यूशन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इंडिया ब्राजील को कॉपी कर सकता है या अमेरिका को या यूरोप को? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एक बार को ये मान लूंगा कि ध्रुव राठी कभी फैक्ट्स मैनिपुलेट नहीं करता, मैं एक बार ये मान लूंगा कि ये लड़की कम्युनल हेट स्पीच नहीं देती, मैं एक बार को ये भी मान लूंगा कि मेलोडी ज्यादा चॉकलेटी नहीं होती। बट ये इम्पॉसिबल है कि ब्राजील, यूएस या यूरोप वाला ये पूरा प्लान इंडिया में एज इट इज रेप्लिकेट हो सके, क्योंकि इंडिया इन तीनों देशों से फंडामेंटली बहुत अलग है। ब्राजील के पास कम पॉपुलेशन है, अमेरिका के पास बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड है, यूरोप के पास हाई परचेजिंग पावर और मैच्योर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया के पास क्या है? 1.4 बिलियन लोग, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, लिमिटेड ऑयल रिजर्व, शहरों में पानी की कमी, करोड़ों छोटे छोटे फार्मर्स और एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहां बाइक और स्कूटर्स ही करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। इसलिए इंडिया के पास लग्जरी नहीं है कि वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पर बेट लगा सके। शायद इसलिए गवर्नमेंट इथेनॉल भी पुश कर रही है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर काम होना बहुत जरूरी है, बट वाटर क्राइसिस का भी सोल्यूशन टाइमली निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार भी पानी की दिक्कत एड्रेस इसलिए हुई है क्योंकि मुंबई के हाई क्लास सोसाइटीज में ये दिक्कत आई है, वरना छोटे छोटे गांव में ये दिक्कत सालों से है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि इंडिया का चैलेंज भी यूनिक है तो सोल्यूशन भी यूनिक ढूंढना पड़ेगा। अब तक हमने गवर्नमेंट की बात करी, पॉलिसी की बात करी, फार्मर्स की बात करी, लेकिन एक सवाल शायद तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर पेट्रोल भरवाना तो मुझे ही है। तो चलिए इस पॉलिसी को गवर्नमेंट की फाइल से निकाल के तुम्हारी पार्किंग में लेके चलते। इंडिया में करोड़ों लोग रोज बाइक से ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिलीवरी करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है माइलेज, और नेचुरली सवाल उठता है क्या इथेनॉल ब्लेंड से माइलेज कम होगी? साइंस कहता है इथेनॉल में पेट्रोल के कंपैरिजन में एनर्जी थोड़ी कम होती है, मतलब सेम क्वांटिटी फ्यूल से गाड़ी कम डिस्टेंस कवर करेगी। कई राइडर्स को इतना नोटिसेबल डिफरेंस फील नहीं होता है, कई लोगों को थोड़ा माइलेज ड्रॉप दिखता है, क्लियरली महसूस होता है। कार ओनर्स के लिए सवाल थोड़ा अलग है। अगर तुम रिलेटिवली नई कार चला रहे हो तो चांसेस है मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी E20 कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखा होगा, बट स्टिल E85 के लिए वो कार्स अभी भी तैयार नहीं है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और अगर व्हीकल पुराना है तो E20 डालकर दिखा दो, गाड़ी हवाई जहाज ना बन गई तो मेरा नाम बदल दे। देखो मैनुअल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी कंपनी और मॉडल के हिसाब से अलग हो सकती है, और ये सिर्फ इंजन का इशू नहीं है, फ्यूल लाइंस, रबर सील, इंजन कैलिब्रेशन, सब चीजें मैटर करती है। इसलिए ब्लाइंडली इंटरनेट एडवाइस फॉलो करने से बेटर है मैन्युफैक्चरर
रेफ्रिजरेटर का रिकमेंडेशन देख लो, चेक कर लो तुम्हारी कार कौन से फ्यूल से चलेगी। अब मान लो तुम अगले 2-3 साल में नई गाड़ी लेने वाले हो, एक नया फैक्टर ऐड हो गया, सिर्फ माइलेज मत देखो, सिर्फ फीचर मत देखो, ये भी देखो व्हीकल फ्यूचर फ्यूल्स के लिए कितना रेडी है, E20 कंपैटिबल है, हाइब्रिड ऑप्शन है, फ्लेक्स फ्यूल वर्जन अवेलेबल है। क्योंकि व्हीकल आज खरीदते हो लेकिन चलाते 10-15 साल हो, और फ्यूल पॉलिसी उस दौरान बदल सकती है। अगर फ्यूचर में E20 स्टैंडर्ड बन गया तो नेचुरली नए कंपैटिबल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी और पुराने इनकम्पैटिबल मॉडल्स की रीसेल वैल्यू भी गिर जाएगी। मैं तो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी ले लूंगा भाई, उसकी भी रीसेल वैल्यू असली गाड़ी से ज्यादा बेटर होगी। इथेनॉल पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि कल से तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे हर पेट्रोल पंप, हर सर्विस सेंटर, हर नई व्हीकल लॉन्च इसी डायरेक्शन में इवॉल्व होती दिख रही है। और इसीलिए इस पॉलिसी को समझना सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, कंज्यूमर्स के लिए भी जरूरी है, आपके और मेरे लिए भी जरूरी है।